नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर वर्षकांक की यह बुक आई है, इस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। इस बुक में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम विषय सूची में आते हैं। इसमें मैं आप लोगों को वर्तमान पदाधिकारी पढ़ा चुका हूँ, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ा चुका हूँ, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी पढ़ा चुका हूँ, आर्थिक परिदृश्य भी पढ़ा चुका हूँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये वाले जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का आधा सेक्शन खत्म हो चुका है, आधा इसका आज पढ़ाएंगे और पर्यावरण परिस्थिति ये भी आज मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जो पर्यावरण परिस्थिति है, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इसमें वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क से पढ़ाना है। इसके पहले के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें जो पहला लाइन है यह है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क्स लॉन्च किया है। इसके बारे में और आगे देखते हैं। यह एक डिजिटल कंटेंट है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इतिहास और सफलताओं को दिखाया गया है। स्पार्क का म्यूजियम ही स्पार्क की मुख्य खासियत है, जिसमें इसरो की सफलताओं, सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल के बारे में बताया गया है। यह म्यूजियम इसरो के उन वैज्ञानिकों की कहानियाँ कहता है जिन्होंने इसरो को बनाया और उसे आगे बढ़ाया और सफल बनाया है। आगे आपका लैंगिया हेनिपा के बारे में देखते हैं। तो लैंगिया हेनिपा वायरस नाम का यह वायरस अब तक चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है। लैंगिया वायरस का पहला मामला जो है वर्ष 2019 में सामने आया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जंगली जानवरों की प्रजातियों पर हुए परीक्षण के नतीजे यह बताते हैं कि छछूंदर चूहे जैसा दिखने वाला एक छोटा सा कीटबच्ची स्तनपायी लैंगिया हेनिपा वायरस फैलाने का प्रमुख कारण हो सकता है। हमको समझ में ये नहीं आता है कि जितने भी वायरस होते सब चाइना ही काहे पैदा करता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भी एक वायरस चाइना की तरफ से आया। इतना सब कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, क्या कोई बताए। अब देखिए आगे लैंगिया वायरस, और इसके बारे में देखते हैं। तो लैंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब यह है कि जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। तो जूनोटिक वायरस ऐसे होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। आगे देखते हैं। लैंगिया जीनिया हेनिपा वायरस का हिस्सा है जिसमें एक सिंगल स्ट्रैटेड आरएनए जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है। आगे देखते हैं। ओमिक्रॉन वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटेन पहला देश बना जिसने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। इस वैक्सीन के लिए सशर्त प्राधिकरण मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया गया था। इसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बीच उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब कि 18 वर्ष के अधिक आयु के लोग ही इसको लगवा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, अब यूके 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अपने बूस्टर कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कोविड के विकास के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट में ओमिक्रॉन B.1.1.1.529 सार्स CoV-2 एक प्रकार का है। यह एक नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्विलांस ने पहली बार नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका के इस संस्करण की सूचना दी थी। पहला मामला जो है यह बोत्सवाना में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? बोत्सवाना में पाया गया था। मूल B.1.1 संस्करण के अलावा समय के साथ कई सब वेरिएंट जैसे BA.2, BA.3, BA.4 और BA.5 सामने आए हैं। आगे आपका कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, इसके बारे में देखते हैं। तो पंजाब के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। इस संयंत्र को अप्रैल 2022 में भूटल कला गांव संगरूर में चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त पेडा पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने धान की पराली और अन्य कृषि अवशेषों पर आधारित कुल 492.58 टन प्रतिदिन
टीपीडी क्षमता वाली 42 अतिरिक्त सीबीजी परियोजनाओं को आवंटित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है पराली को जलाने से रोकने के लिए एक अस्थायी और टिकाऊ समाधान तैयार करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, इसके बारे में देखेंगे तो 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ किया है। ईंधन सेल बस के लिए बिजली उत्पन्न करने हेतु हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है, जो इसे संभवतः परिवहन का सर्वाधिक इको फ्रेंडली साधन बनाता है। ईंधन सेल वाहनों की उच्च दक्षता डीजल चलित वाहनों की तुलना में प्रति किलोमीटर कम परिचालन लागत सुनिश्चित करता है, जो भारत में माल ढुलाई क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में पाए जाने वाले पारंपरिक बैटरियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वे डिस्चार्ज नहीं होते हैं और उन्हें बिजली से रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आपका आर्टेमिस मिशन के बारे में देखते हैं। तो आर्टेमिस मिशन जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। यह कार्यक्रम 3 हिस्से में बटा है। पहला है आर्टेमिस 1 मिशन। इसमें देखेंगे तो 16 नवंबर 2022 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। आगे है आपका अंतरिक्ष यान ओरियन को इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्स स्टेज ICPS द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अपोलो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 50 वर्षों में पहली बार आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजने का अमेरिका का यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है। आर्टेमिस 1 जो है यह लॉन्चिंग नासा की 21वीं सदी के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम का पहली उड़ान है। यह मानव रहित है। आर्टेमिस 2 मिशन जो है यह मानव दल को शामिल किया जाएगा, लेकिन चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन 3 जो है जिसके तीसरे हिस्से में वर्ष 2024 में आर्टेमिस 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। इससे पहले 1969 से 1972 के बीच में नासा ने कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे हैं। आगे देखते हैं SRS-AM का सफल परीक्षण, इसके बारे में देखेंगे तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRS-AM का 23 अगस्त 2022 को उड़ीसा के चांदपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण जो है भारतीय नौसेना के एक पोत से मानव रहित हाई स्पीड हवाई लक्ष्य वेधन के लिए किया गया। इसका उद्देश्य जो है समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पे विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करना है। यह मिसाइल जो 50 किलोमीटर से अधिक दूरी की परिचालन क्षमता रखती है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला, इसके बारे में देखते हैं तो धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर तक आकर वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता SSA वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में सभी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। अमेरिका अंतरिक्ष में मलबों और अन्य वस्तुओं पर नज़र रखने के लिहाज से सर्वाधिक प्रभावशाली है। आगे देखेंगे हाइड्रोजन यात्री ट्रेन में 24 अक्टूबर 2022 को जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का विश्व का सबसे बड़ा लॉन्च किया गया, जो उन 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है जो पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर संचालित होती थी। आगे आपका $92 मिलियन की परियोजना लोअर सैक्सोनी की
अपनी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के प्रयासों के एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टाम द्वारा निर्मित ट्रेनों का संचालन क्षेत्रीय रेल कंपनी एलएनवीजी द्वारा तैयार किया जाता है, जो उत्तरी शहरों कक्सहेवन और ब्रेमरहवेन, ब्रेमरमोल्डे और वक्सटेहुड के बीच मार्गों पर संचालित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट का उद्घाटन किया है। इससे प्रदेश के युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक जैसे क्षेत्रों में उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल अभ्यर्थी को विश्व स्तरीय सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आरकैट को वर्ष 2022 में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वार्म ड्रोन प्रणाली, इसके बारे में देखेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्वार्म ड्रोन प्रणाली को भारतीय सेना के यंत्रीकृत बलों मैकेनाइज्ड फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है। आगे, चीन को भी एआई और स्वार्म ड्रोन तकनीक में महारत हासिल है और यही वजह है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तैनात अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेज को सबसे पहले यह तकनीक देने की तैयारी की है। एआई से युक्त ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एटीआर से ड्रोन खुद टैंक, व्हीलर और सैनिकों को पहचान कर कंट्रोल स्टेशन को जानकारी दे देता है। आगे देखते हैं, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसके बारे में देखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की जा रही है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है। यह क्यूक एचपीवी वैक्सीन सर्वैवैक है जो मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करती है। ये सभी लक्षित एचपीवी प्रकारों व सभी खुराकों और आयु समूह के आधार पर लगभग 1000 गुना अधिक है। क्यूएचपीवी की शीघ्र उपलब्धता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। भारत में सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की आयु के महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का एक प्रकार है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी एक यौन संचारित संक्रमण है। हवा से पानी मेघदूत मशीन, इसके बारे में देखते हैं तो भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और मुंबई मंडल सहित महाराष्ट्र के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें स्थापित की है। हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस तकनीक से संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। यह तथा मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर उपकरण है जो जलवाष्प को ताज़े और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। यह स्विच ऑन करने के कुछ घंटों के भीतर पानी बनाना शुरू कर देता है और एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करता है। यह तकनीकी 18 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और 20 से 100% आर्द्रता तक की स्थिति में कामयाब है। इसे पीने योग्य पानी के लिए तत्कालीन समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने पहले पानी के उत्पादन के लिए CSIR और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ सहयोग किया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, इसके बारे में देखेंगे तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टू इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है। यह आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के
आईटी मंत्रालय के तहत किया गया है तथा इसकी थीम जो है रैनसमवेयर हमलों के निपटारे के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना है। इसका उद्देश्य जो है रैनसमवेयर और जबरन वसूली के उद्देश्य के लिए किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य देशों के बीच विभिन्न रणनीतियों और कार्यप्रणालियों का आकलन व आदान प्रदान करना है। सिनर्जी, इसके बारे में देखते हैं तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे सर्ट डैश इन द्वारा सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी CSA के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है। इस अभ्यास का परिदृश्य जो है घरेलू स्तर के रैनसमवेयर की एक घटना जटिल होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया सर्ट इन भारतीय साइबर क्षेत्र की सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संगठन है। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट, इसके बारे में देखेंगे तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस के अधिक सक्षम और शक्तिशाली संस्करण को बनाया जाएगा। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट के तहत 5वीं जनरेशन का फाइबर जेट बनाया जाएगा। तेजस एक नए वर्जन को तैयार करने में सरकार 6500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह नया फाइटर जेट स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार से भी लैस होगी। तेजस 2.0 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पहले ऑर्डर किए गए 123 तेजस जेट में से लगभग 30 को शामिल किया है। तेजस विमान, इसके बारे में देखते हैं तो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम का प्रबंधन करने हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी ADA की स्थापना की। यह पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा। LCA डिजाइन, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत संचालित वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। इसका विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर तकनीक, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है आपका 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर तकनीक का तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्पेस स्टेज रिकवरी में आने वाले लागत को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और अन्य ग्रह की सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर AID जो है आपका, इसमें देखेंगे AID और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन, विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। IAD का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी 300 RH-300M के सेकेंड साउंडिंग रॉकेट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। रोहिणी साउंडिंग रॉकेटों का उपयोग इसरो द्वारा विकसित की जा रही नई प्रौद्योगिकियों के साथ साथ भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों द्वारा उड़ान प्रदर्शन के लिए नियमित रूप से किया जाता है। नीडल फ्री वैक्सीन के बारे में देखेंगे तो चीन ने सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन AD5-NCOV को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघ कर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। सूंघने वाली वैक्सीन सेलुलर प्रतिरक्षा को बढ़ाती है और साथ ही ट्रांसम्यूकुलर इंजेक्शन के बिना सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए म्यूकोसल प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। यह वैक्सीन जो है इंजेक्शन फ्री होने की वजह से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेने में झिझकते हैं। इससे कोरोना वॉरियर्स का काम भी आसान होने की संभावना है। यह वैक्सीन जो है 66% और गंभीर बीमारी के खिलाफ 51% प्रभावी है। नेजल वैक्सीन के बारे में देखेंगे तो भारत बायोटेक के द्वारा
कोरोना के लिए बनाई गई भारत की पहली नेजल वैक्सीन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। ये भारत बायोटेक की CHAD-36 SARS CoV एस कोविड-19 चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टेरेड नेजल वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग हेतु 18+ आयु वर्ग के लिए प्राथमिक टीकाकरण के रूप में मंजूरी दी गई है। आगे आपका इनकोवैक वैक्सीन, इसके बारे में देखेंगे तो कोविड के बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक से कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। 28 नवंबर 2022 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके कोविड-19 इंट्रानेजल वैक्सीन को भारत ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से मंजूरी मिल गई है। इनकोवैक एक पूर्ण संलयन स्थित सार्स को सेकेंड स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी वाले एडेनोवायरस वेक्टेरेड वैक्सीन प्राथमिक श्रृंखला और विषम बूस्टर अनुमोदन दोनों प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रानेशनल वैक्सीन है। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन को वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीका के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनकोवैक को वाशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था, जिसने पुनः संयोजन एडेनोवायरल वेक्टर निर्माण को डिजाइन और विकसित किया था और प्रभावकारिता के लिए पूर्व नैदानिक अध्ययनों में इसका मूल्यांकन किया था। आगे देखेंगे, त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय सेना ने ओडिशा के चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन हथियारों में पिन पॉइंट सटीकता के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और वारहेड चेन नियंत्रण एल्गोरिथम प्रणाली का उपयोग किया गया है। इन परीक्षणों की स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी मोबाइल लॉन्चर पूरी तरह से स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली निगरानी व बहुकार्य रडार के साथ आयोजित किया गया था। QRSAM का पूरा नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आगे देखते हैं, काउंटर रैमसमवेयर अभ्यास। रैमसमवेयर अभ्यास देखेंगे तो भारत और ब्रिटिश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर हमले से निपटारे के लिए रैमसमवेयर से निपटने के लिए 26 देशों के लिए रैमसमवेयर ड्रिल का वर्चुअल माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस अभ्यास का आयोजन जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के नेतृत्व में भारत ने किया है। इस वर्चुअल साइबर अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य एक देश के भीतर कार्यरत संस्थानों को प्रभावित करने वाली व्यापक साइबर सुरक्षा घटना का पता लगाते हुए उससे निपटने का मार्ग तलाश करना है। इस अभ्यास का जो विषय है ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जो है CRI सहयोगी राष्ट्रों से संबंधित राष्ट्रीय साइबर संकट प्रबंधन टीमों को कई बिजली वितरण कंपनियों पर रैमसमवेयर हमले से निपटने में सक्षम बनाना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गया बिहार में बनाया जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबड़ डैम का उद्घाटन किया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु में पूरे वर्ष कम से कम 2 फीट जल उपलब्ध रहेगा। परंपरागत कंक्रीट डैम के स्थान पर बिहार में पहली बार आधुनिक तकनीक पर आधारित रबड़ डैम का निर्माण करवाया गया है, जिसका पर्यावरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम की झंझावती नदी पर भारत का पहला रबड़ डैम वर्ष 2006 में बना था, जिसकी लंबाई जो है 60 मीटर और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है।
तारागिरी फ्रिगेट, इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A P1 P17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट YD 12,653 को मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय के एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। तारागिरी मझगांव डकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड में अपने 2 साथी जहाज़ों के साथ शामिल हो जाएगा। इसके बाद उसे सुसज्जित करके भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तारागिरी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो तारागिरी निर्माण MDL द्वारा किया गया और इसका नाम नेवी वायरस वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष चारू सिंह ने दिया है। इसमें भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह जहाज P17 फ्रिगेट यानी शिवालिक क्लास के उन्नत संस्करण है। यह 72 स्टील फीचर्स, अत्याधुनिक हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है, जो भारतीय नौसेना की शक्ति में वृद्धि करेगा। तारागिरी पूर्ववर्ती तारागिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का नया रूप है। प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को तथा दूसरा उदयगिरी 2022 को लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट 17A जहाज के उपकरण और प्रणाली के 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फार्मों को दिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, इसके बारे में देखेंगे। तो ह्यूजेन कम्युनिकेशन इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से भारत में पहली बार हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर से लेह और लद्दाख के हिस्सों तक कंपनी ने इसरो की GSAT 11 और GSAT 29 उपग्रहों की Q बैंड क्षमता का उपयोग करते हुए पूरे भारत के दूरस्थ स्थानों पर उच्च गति वाले उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का वादा किया है। उपग्रह के जरिए इंटरनेट सेवा देने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है। पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट से ब्रॉडबैंड सर्विस जिसे इसरो पावर्ड कर रहा है वो कमर्शियली लॉन्च किया जा रहा है। इससे भारत को पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अपना ऑपरेशन भारत में बंद कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, इसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय सेना और DGRI द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। यह ऊंचाई पर हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। इसकी सहायता से अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के साथ ही आम नागरिकों को भी हिमस्खलन और भूस्खलन से बचाने में सहायता मिलेगी। इस रडार में हिमस्खलन और भूस्खलन की तस्वीरें तथा वीडियो स्वतः रिकॉर्ड करने की क्षमता है। रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एक विंग है जो सशस्त्र बलों को स्थानीय अत्याधुनिक समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण 4500 वर्ग मीटर में किया गया है। इसमें भारतीय रॉकेट्स के लिए क्रायोजेनिक CE-20 और सेमी क्रायोजेनिक SE-2000 इंजन के उत्पादन के लिए 70 से अधिक उच्च तकनीक वाले उपकरण और परीक्षण सुविधाएं हैं तथा मार्च 2023 तक मॉड्यूल का उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। आगे है HCL के एरोस्पेस डिवीजन में इस सुविधा की स्थापना के लिए 2013 में इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। आगे है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, इसके बारे में देखेंगे। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल को 2 सफल परीक्षण
दिए हैं। इसमें देखेंगे इसका जो पूरा नाम है VSHRO रेडियस का, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे तो बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। VSHOR रेडियस मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली RCS और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो परीक्षणों के दौरान सफल सिद्ध हुई हैं। कम दूरी की निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने वाली यह मिसाइल जो है डुअल थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा संचालित है। आगे देखेंगे जूरोंग रोवर, इसके बारे में देखेंगे जूरोंग रोवर क्या है। तो चीन के जूरोंग रोवर को मंगल ग्रह पे भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों वर्ष पहले आई बड़ी बाढ़ के सबूत मिले हैं। रोवर ने अपने लैंडिंग स्थल यूटोपिया प्लेनिटिया मंगल के उत्तरी गोलार्ध में विशाल मैदानों का अध्ययन किया है। आगे है आपका इसके रडार को 10 से 30 मीटर गहरी परत में बढ़ती गहराई के साथ परावर्तन संकेत प्रबल होते पाए गए हैं। जूरोंग रोवर, इसके बारे में देखते हैं तो चीनी पौराणिक देवता अग्नि के नाम पर जूरोंग वर्ष 2021 में चीन के तियानवेवन अंतरिक्ष द्वारा ले जाया जाने वाला चीन का पहला मार्स रोवर है। मिशन के दौरान जूरोंग मंगल के उत्तरी गोलार्ध यूटोपिया प्लेनिटिया के विशाल बेसिन का पता लगा रहा है जो संभवतः ग्रह के इतिहास के शुरुआती प्रभाव से बना था। आगे देखेंगे क्रू 5 मिशन, इसके बारे में देखेंगे तो SpaceX ने नासा के क्रू 5 मिशन पे 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कंपनी ने पहली बार अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकिना को स्पेस में भेजा है। क्रू 5 मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोश कसाडा शामिल हैं जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा, कौन है कोइची वाकाटा, रास का मास के अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकीना और मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। फाल्कन 9 रॉकेट के टॉप ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आगे चंद्रमा पे सोडियम की मैपिंग, इसके बारे में देखेंगे तो दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटल पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। इसका निर्माण बेंगलुरु में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया है। इसके अध्ययन से पता चला है कि चंद्रमा पर सोडियम होने के संकेत संभवतः सोडियम अणुओं की एक पतली परत से भी मिले हैं जो चंद्रमा के कणों के कमजोर रूप से जुड़े होते हैं। अगर ये सोडियम जो है चंद्रमा के खनिज का हिस्सा है तो इन सोडियम अणुओं को सौर ऊर्जा या परावैज्ञानिक विकिरणों से अधिक आसानी से सतह से बाहर निकाला जा सकता है। चंद्रयान 2 की इस उपलब्धि से चंद्र एक्सोस्फीयर के बारे में एक नया अध्ययन करने को मौका मिलेगा। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भेजने वाला मिशन है। इसमें लैंडर वर्ष 2019 में चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आगे है आपका कुफांगू 1 उपग्रह। कुफांगू 1 उपग्रह के बारे में देखेंगे तो चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नई वेधशाला शुरू की है जो सूर्य के जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। इसके लिए उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला ASOS को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
चीनी पौराणिक कथाओं में सूर्य का पीछा करने वाले एक विशालकाय उपग्रह का नाम जो है कुफाकू 1 रखा गया है। इस उपग्रह को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। वेधशाला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से ऊपर रखा गया है। अंतरिक्ष यान सौर चुंबकीय क्षेत्र और दो प्रमुख विस्फोट घटनाओं कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर फ्लेयर के बीच कार्य कारण की जांच करेगा। आगे है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके प्रमुख रूप से भारतीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि वर्ष 2015 से 22 के लिए 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। नोट इसमें देख लेंगे परम प्रवेगा है, इसके बारे में देखते हैं। परम प्रवेगा जो है IISc बेंगलुरु में है। परम अनंत जो है आपका ये आपका कहाँ पे गांधीनगर में हो जाएगा। परम शक्ति IIT खड़गपुर में हो जाएगा। अब परम गंगा जो है IIT रुड़की में। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों आदित्य 11 मिशन। इसके बारे में देखें तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है क्योंकि ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो 20 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया। शंकर सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। शंकर सुब्रमण्यम ने इसरो के एस्ट्रोसैट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के मिशन में अपनी भूमिका निभाई थी। वर्तमान में यह URSC के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के प्रमुख हैं। शंकर सुब्रमण्यम आदित्य 11 साइंस वर्किंग ग्रुप के भी प्रमुख हैं, जिसमें सौर ऊर्जा अनुसंधान में कई संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका आदित्य 11 मिशन। इसके बारे में देखेंगे तो आदित्य 11 मिशन जो है आदित्य 11 मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करते हुए इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। इसरो ने आदित्य 11 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान एक्सेल से लॉन्च किया जाएगा। सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य 11 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। आदित्य 11 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित 11 लाग्रांज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। आगे आपका LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन। इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह LVM-3M2/1 वेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो को अब तक का सबसे वजनी रॉकेट है और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एक विदेशी ग्राहक वन वेव के लिए समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। वन वेव एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है और देश की भारतीय इंटरप्राइजेज वन वेव में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक हैं। आगामी वर्ष की पहली छमाही में LVM-3 द्वारा 36 वन वेव उपग्रहों को एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। यह नवीनतम रॉकेट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वर्ग के उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है। LVM-3 एक 3 चरणों वाला व्हीकल है, जिसमें से 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन तरल प्रणोदक और कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज है। इसरो ने वन वेव LEO लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु लंदन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेव के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया
है। LVM-3 जो है रॉकेट का उपयोग भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी किया जाएगा। आगे देखेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम इसके बारे में देखेंगे तो ये 2 चरणों वाली मिसाइल है तथा यह अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। स्वतंत्र रूप से लक्षित विविध पुनः प्रवेश वाहनों के साथ यह मिसाइल जो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न युद्धक सामग्रियों को पहुंचाने में सक्षम है। 1.2 मीटर व्यास और 10.5 मीटर लंबाई की यह मिसाइल जो है 1.5 टन तक आयुध ले जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। इसके बारे में देखेंगे एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन तो 27 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय में थोरेंसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया। रक्त की अनेक अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो अधिसंख्य जांचों में पकड़ में नहीं आती और अशुद्ध रक्त के किसी मरीज को चढ़ाए जाने पर उसे सेप्सिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं। इसके अलावा इस संक्रमण के बचाव हेतु एशिया की पहली पैथोजेन मशीन शुरू की गई है जो केवल 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। इस मशीन में प्लेटलेट और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, साइटोमेगलो वायरस समेत सभी 200 ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और आदि रक्तदाता के रक्त में रह सकते हैं जो रक्तग्राही के रक्त में जाकर संक्रमण फैला सकते हैं। पैथोजेन के किट में 4 अलग अलग ब्लड यूनिट को रखा जाता है और अल्ट्रावायलेट इम्यूनीमीटर के द्वारा 10 से 15 मिनट में ही रक्त के सभी प्रकार के जीवाणुओं को हटाकर रक्त यूनिट को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं फाल्कन हेवी। फाल्कन हेवी के बारे में देखेंगे 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स ने विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी का लॉन्च किया है। फाल्कन हेवी जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट है फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लगभग 3 वर्ष बाद पहली बार लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत जो है फाल्कन हेवी रॉकेट से अमेरिका स्पेस फोर्स सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस रॉकेट का वजन 2 स्पेस शटल के बराबर है जो 63.8 टन है। 230 फुट लंबे इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हैं जो इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाते हैं। अगला देखेंगे इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। इसके बारे में देखेंगे तो 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पे APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रॉडकास्ट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ विमानों को लो एक्सपो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 चरणों वाली ठोस मोटर से संचालित होने के साथ देश में विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन एवं गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका रीसैट-2 उपग्रह। रीसैट-2 उपग्रह जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रीसैट-2 उपग्रह रडार इमेजिंग सैटेलाइट ने जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानतः प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश किया है। रीसैट-2 भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है जिसके द्वारा घुसपैठ आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्से के रूप में देश की सीमाओं की निगरानी होती है। रीसैट-2 लगभग 300 किलोग्राम वजन वाले रीसैट-2 को 20 अप्रैल 2009
PSLV C-12 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रिसैट 2 का मुख्य सेंसर जो है जासूसी उपग्रह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक एक्स ब्रांड सिंथेटिक एपर्चर रडार है। रिसैट 1 जो है उपग्रह के लिए स्वदेश में विकसित हो रहे सी बैंड में देरी होने के कारण और वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद रिसैट 2 को अधिक तेजी से विकसित किया गया था। स्पेस सिस्टम, इसके बाद देखेंगे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधा स्पेस शुरू की है। स्पेस का पूरा नाम जो है सबमेरिजबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टेशन एंड इवेल्युएशन फैसिलिटी है। इसका निर्माण L&T शिप बिल्डिंग चेन्नई द्वारा किया गया है। DRDO ने स्पेस फैसिलिटी का हल मॉड्यूल कोची स्थित नौसैनिक भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला NPOL में से लॉन्च किया है। स्पेस सुविधा एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसमें जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। स्पेस सुविधा की खासियत विशेष रूप से डिजाइन किए गए सब मर्सिबत प्लेटफॉर्म में निहित है, जिसमें सिंक्रोनस संचालित विंच की एक श्रृंखला का उपयोग करके 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। भारत का निजी रॉकेट विक्रम एस, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। विक्रम जो है सब ऑर्बिटल VKS विक्रम एस को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। निजी क्षेत्र के लॉन्च की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। इस मिशन के तहत विक्रम एस उपकक्षीय उड़ान में 3 उपग्रहों को ले गया और जिसमें एक विदेशी थी। आगे देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के परीक्षण यानों का नाम विक्रम रखा गया एवं विक्रम एस जो है रॉकेट सिंगल स्टेज और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका ड्रोन से टीका की आपूर्ति। इसके बारे में देखेंगे तो हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी जो है भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड ने विश्व में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं की टीका की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। पशुपालन और डेयरी विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा ड्रोन सेवा प्रदाता के साथ पूर्वोत्तर राज्य में रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई है। रक्षा ओवैक FMD टीके के 1000 खुराक 20 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय करते हुए वितरित की गई है। ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति न केवल दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में तेजी से टीकों को पहुंचाने की उम्मीद है, बल्कि पशुओं को कई बीमारियों से बचाने के लिए समय पर महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका हवांग 17, इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या है। हवांग 17 उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवांग 17 का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की हवांग 17 को 11 एक्सल वाले एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL वाहन से सीधे लॉन्च किया जाता है। यह इस सिस्टम का पहला सफल लॉन्च है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका हवांग 17 मिसाइल। इसमें देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी हवांग 17 मिसाइल सुन लीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल एवं तरल ईंधन वाला ICBM है, जिसका व्यास 2.4 और 2.5 मीटर के बीच होने का अनुमान है। इसका कुल द्रव्यमान जब पूरी तरह से ईंधन भरा हो तो 80,000 है और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने की संभावना है। यह बैलिस्टिक मिसाइल जो है 6,041 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच सकती है और 15,000 किलोमीटर 9,320 मील तक की यात्रा कर सकती है, जो कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं जहाज इच्छक के बारे में।
26 नवंबर 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई में सर्वे वेसल्स लार्ज परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया। इच्छक का अर्थ होता है गाइड से। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स लार्ज यानी एसवीएल प्रोजेक्ट में तीसरा है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर्स L&T द्वारा बनाया जा रहा है। एसवीएल जो है, एसवीएल जहाज नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के साथ समुद्री संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाज़ों का स्थान लेंगे। सर्वे वेसल्स शिप जो है 110 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े होते हैं। अक्टूबर 2023 तक इच्छक देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखेंगे PSLV C-54, इसके बारे में देखेंगे तो 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया है। यह रॉकेट जो है अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट्स या ओशन सेट और 8 नैनो उपग्रहों को कई कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका EOS 6 जो है उपग्रह हमारे समुद्री संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करेगा। आगे है आपका, यहाँ पे फिगर भी देख लीजिए, इसका फिगर आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा। 8 नैनो उपग्रहों में भूटान का नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B, आनंद एस्ट्रोकार्स 4 उपग्रह और 2 थाईबोल्ट उपग्रह शामिल हैं। इसके आगे देखते हैं, आनंद नैनो सैटेलाइट्स को बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा विकसित किया गया है। अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट्स 6 जो है ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अग्निकुल लॉन्च पैड। अग्निकुल लॉन्च पैड नाम तो अजब है, अग्निकुल। भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटर लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। यह प्राइवेट रूप से डिजाइन और ऑपरेटेड लॉन्च पैड है, जिसका विकास जो है स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने किया है। इसीलिए नाम रख दिया गया अग्निकुल लॉन्च पैड। कासमास ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में इनक्यूबेट किया गया यह स्टार्टअप इस वर्ष के अंत से इस लॉन्च पैड को अग्निबाण रॉकेट, देखिए अग्निबाण, अग्निकुल, अजब अजब नाम आ रहे हैं, आप लोग इसको याद करते रहिए। अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, कौन? एस सोमनाथ ने अग्निकुल लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है। अग्निकुल लॉन्च पैड का स्टार्टअप अग्निकुल कासमास द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसको इसरो और इन स्पेस का सपोर्ट प्राप्त है। इन सुविधा के 2 भाग हैं। इस सुविधा के 2 भाग हैं, जिसमें अग्निकुल लॉन्च पैड ALP और अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर AMCC शामिल है। अग्निकुल लॉन्च पैड से पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। स्टार्टअप अग्निकुल कासमास, इसके बारे में देखेंगे। अग्निकुल कासमास एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जो IIT मद्रास चेन्नई के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र NCRD में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट। 1 जुलाई 2022 को 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। ये प्लेटफॉर्म पर लगे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं, जिसे आमतौर पर तालाबों, झीलों और जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका यह उन्नत तकनीक जो है पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। यह परियोजना जो है जलाशयों के
500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता जो है 2.5 मेगावाट है। अग्नि 3 मिसाइल, इसके बारे में देखते हैं। अग्नि 3 क्या है भाई? 23 नवंबर 2022 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण हेतु प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। अग्नि 3 जो है मिसाइल परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 मिसाइल के बारे में फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो यह मिसाइल जो है, यह अग्नि मिसाइल श्रृंखला की तीसरी मिसाइल है जो 16 मीटर लंबी है, जिसका वजन जो है 48 टन से अधिक है। कितना? 48 टन से अधिक है। इसका रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है और यह 1.5 टन से अधिक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल का पहली बार प्रक्षेपण जो है परीक्षण 9 जुलाई 2006 को किया गया था। हालांकि यह सफल प्रक्षेपण नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका, इसके बाद अप्रैल 2007 में इसका उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। तभी से इस प्रणाली को कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स। मंकी पॉक्स मतलब एम पॉक्स। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रखा। नाम बदलने में क्या मजा है? देखिए, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 1 वर्ष तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मंकी पॉक्स को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में मंकी पॉक्स का प्रकोप बढ़ा है, जो नस्लवादी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। WHO ने तय किया कि मंकी पॉक्स के लिए एक नए शब्द का उपयोग शुरू किया जाएगा, जो एम पॉक्स है। पुरुषों के स्वास्थ्य संगठन REZO ने नया नाम का प्रस्ताव दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। विश्व में इस समय केवल 2 अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियां हैं। पहली कोरोना महामारी और दूसरा पोलियो उन्मूलन के लिए जारी प्रयास। आगे है आपका, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है। वायरल जूनोटिक रोग है जो जानोटिक, जस्ट ऊपर हम बताए भी कि जूनोटिक रोग कैसा होता है, जो जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग होता है। यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VK पाल करेंगे और एवं अन्य सदस्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और फार्मा एवं बायोटेक के सदस्य शामिल हैं। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 3 मामले केरल और 1 दिल्ली के सामने आया है। आगे देखते हैं दोस्तों। मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम बदलकर क्लेड्स 1 या सेकेंड A या सेकेंड B कर दिया गया है। पूर्व कांगो बेसिन मध्य अफ्रीकी क्लेड का नाम बदलकर क्लेड 1 कर दिया गया है, जबकि पूर्व पश्चिमी अफ्रीकी क्लेड का नाम बदलकर क्लेड 2 कर दिया गया है। पहला मामला व्यक्तिगत रूप से नाइजीरिया के यात्रा लिंक के साथ रिपोर्ट किया गया था। मंकी पॉक्स रोग नाइजीरिया के लिए स्थानिक है और पहली बार मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के बाहर यह बीमारी सामने आ रही है। इसे 23 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा किया गया था। 80 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि के साथ साथ जहाज रोधी हमलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग से है। उन्हें स्थल, वायु, समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा ये तीनों वेरिएंट भारतीय सशस्त्र बलों के तहत सेवा में हैं। ब्रह्मोस मिसाइल। भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल का मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह मैक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज
क्रूज मिसाइल है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये 2 चरणों वाली, पहले चरण में ठोस प्रणोदन इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट मिसाइल है। INS विक्रांत भारत में निर्मित पहला विमानवाहक पोत विक्रम को कोच्चि से 2 सितंबर 2022 के बेड़े में शामिल किया गया। कब? 2 सितंबर 2022 से। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस सहित उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 40,000 टन से ऊपर के विमानवाहक का निर्माण करते हैं। कोचीन शिपयार्ड में बने INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई जो है करीब 62 मीटर है। INS विक्रांत की अधिकतम स्पीड जो है 80 नॉट्स तक यानी कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय नौसेना DRDO और सेल की मदद से भारत में युद्धपोत ग्रेड स्टील बनाया गया है, जिसका अब निर्यात भी किया जा सकेगा। इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमानवाहक पोत HMNS हर्क्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं भाई। विक्रांत का नाम संस्कृत का अर्थ साहसी है। जहाज का मोटो है जयमा सा युधिष्पति, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। INS अजय, अजय ही अजय है। आगे देखेंगे। लगभग 32 वर्षों की शानदार सेवा के पश्चात मुंबई में INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया, मतलब रिटायरमेंट हो गया है इसका भी। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डीकमीशनिंग पेमेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया, जो कि जहाज की कमीशन सेवा के अंत का प्रतीक था। INS अजय को पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता था। INS अजय के बारे में फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से, क्या था, कैसे था। तो ये क्या है? यह एक पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज है जिसे 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन सोवियत संघ के जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। यह जहाज 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय तौर पर नौसैनिक सेवाएं प्रदान कर रहा था। इस युद्धक जहाज का प्राथमिक कार्य दुश्मन देश की पनडुब्बियों से भारत के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना था। अपनी सेवा अवधि के तहत INS अजय ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया था। INS निस्तार और INS निपुण। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने विशाखापट्टनम में भारत के 2 वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण को लॉन्च किया है। इन जहाज़ों को डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा रहा है। डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, इसके बारे में देखेंगे तो DSVS ऐसे जहाज़ हैं जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए HASL में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। डाइविंग सपोर्ट वेसल जो हैं भारतीय नौसेना के लिए HASL में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी तरह की पहली शिप है। इसे लगभग 80% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार किया गया है तथा यह 118.4 मीटर लंबे और 22.8 मीटर सर्वाधिक चौड़ाई वाले स्थान यानी चौड़े हैं। इसकी विस्थापन क्षमता जो है 9,350 टन है एवं ये पोत निरंतर गश्त करते हुए खोजबीन और बचाव अभियान सहित हाई सीज में हेलीकॉप्टर संचालन में सक्षम हैं। INS अरिहंत, इसके बारे में देखेंगे तो INS अरिहंत से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया है। INS अरिहंत से SLBM का सफल परीक्षण लॉन्च चालक दल की क्षमता को साबित करने और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम को मान्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। INS अरिहंत यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका
इसे 1990 के दशक 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था तथा इसकी विकास परियोजना को वर्ष 1998 में स्वीकार किया गया है। इसका डिजाइन रूसी अकूला वन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। इसे 26 जुलाई 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा विजय दिवस की वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। यह 6000 टन की पनडुब्बी है जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई जो है 11 मीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका हेमजेनिक्स। हेमजेनिक्स के बारे में देखेंगे तो अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने हेमजेनिक्स नाम की दवा की मंजूरी दी है। इसकी कीमत जो है 35 लाख डॉलर प्रति खुराक है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 25.58 करोड़ रुपए हैं। इस दवा को बनाने वाली कंपनी CSL बेहरिंग है। यह विश्व की सबसे महंगी दवा है जो अब बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका उपयोग एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी हीमोफीलिया बी को ठीक करने के लिए किया जाएगा। आगे हीमोफीलिया बी जो है, हीमोफीलिया बी के लिए पहली जीन थेरेपी और यह दवा जो है खून के थक्के के वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। हीमोफीलिया बी नामक बीमारी जो है मनुष्य हीमोफीलिया बी के नामक बीमारी से पुरुष अधिक पीड़ित होते हैं। हीमोफीलिया जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब रक्तस्राव विकार है जो एक आनुवांशिक रोग है। इस बीमारी के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण शरीर से बह रहा खून जल्दी रुक नहीं पाता है। हीमोफीलिया जीन में उत्परिवर्तन और परिवर्तन के कारण होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है, किसको, हीमोफीलिया को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका शिवालिक और कमोर्टा। शिवालिक और कमोर्टा के बारे में देखेंगे तो दक्षिण चीन समुद्र में तैनात भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कामोर्टा के माध्यम से भारत का नौसैनिक बेड़ा वियतनाम के मैत्री दौरे पर गया। इस दौरान नौसैनिक बेड़े ने वियतनाम के हो चिम मिन्ह शहर में भी डेरा डाला। आगे भारतीय नौसैनिक बेड़े ने वियतनाम के नौसेना के साथ अनेक व्यावसायिक संपर्क की गतिविधियों में भाग लिया। भारतीय नौसेना पोतों का यह दौरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने, मैत्री प्रगाढ़ करने और अच्छा सहयोग के उद्देश्य से किया गया है। यह दौरा जो भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका जाम्बी वायरस के बारे में देखते हैं तो यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस में एक जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने जाम्बी वायरस के पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना पर चिंता जताई गई है। आर्कटिक में अस्थायी रूप से अस्थायी तुषार भूमि यानी परमाफ्रॉस्ट पर जलवायु का परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिघलना एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है। जाम्बी वायरस, इसके बारे में देखते हैं। जाम्बी वायरस के बारे में तो 13 नई रोगजनक पैथोजन की पहचान की गई है जिसमें जाम्बी वायरस कहा जा रहा है तथा जो परमाफ्रॉस्ट में कई सहस्त्राब्दी पुराने होने के बावजूद संक्रमण बने हुए हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के परिणाम स्वरूप इसे खोज पाना संभव हो पाया है। नया वेरिएंट जो है 13 वायरसों में से एक है जिसमें से प्रत्येक का अपना जीनोम है। वर्ष 2013 में इसी टीम द्वारा साइबेरिया में की गई रिसर्च में 30,000 वर्ष पुराने वायरस की पहचान की गई है। ALH MK3 हेलीकॉप्टर, इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय समुद्री सीमाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए इंडिया कोस्टल गार्ड को नया हथियार मिला है। 30 नवंबर 2022 को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 स्क्वाड्रन को कोस्टल गार्ड ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया गया है। हेलीकॉप्टर के एक स्क्वाड्रन को चेन्नई के समारोह के दौरान कोस्टल गार्ड में कमीशन किया गया है।
MK3 हेलीकॉप्टर की मदद से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक सामरिक और आर्थिक तौर पर अहम ठिकानों की सुरक्षा की जाएगी। ALH MK3 हेलीकॉप्टर का निर्माण पूर्णतः स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। हेलीकॉप्टर में लगे आधुनिक उपकरणों की सहायता से यह समुद्री टोही गतिविधियों के अलावा दूर तक तलाशी एवं बचाव कार्य में सक्षम है। भारतीय तटरक्षक में चरणबद्ध तरीकों से कुल 16 ALH MK3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 4 चेन्नई में तैनात किए गए हैं। आगे आपका ALH MK3 हेलीकॉप्टर, यह ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेवल वर्जन है, जिसमें उन्नत रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, फुल ग्लास कॉकपिट, हाई इंटेंसिटी वाली सर्च लाइट सहित कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। यह हेलीकॉप्टर दिन के अलावा रात में भी काम कर सकता है एवं इसकी मदद से राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा सकता है। ALH MK3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस की तरह भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है इसमें जाक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए बाफ का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया है। जाक्सा के अनुसार यह जल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग पृथ्वी के निम्न कक्षा से परे विश्व का एक सफल परीक्षण है। जाक्सा ने पुष्टि की है कि इक्यूलियस अंतरिक्ष यान ने एक प्रक्षेपण किया जो चंद्रमा से परे स्थित दूसरे अर्थ मून लैंग्वेज पॉइंट पर अपने नियोजित कक्षीय पथ की ओर ले गया है। आगे है आपका विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी। इसके बारे में देखेंगे तो एक नई कम लागत वाली तापन प्रणाली हीटिंग सिस्टम है, जिसे कभी भी सादे पानी से सक्रिय किया जा सकता है। इसे गर्म करने या बिजली देने के लिए किसी ईंधन या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी स्थान पर तापीय ऊष्मा देने यानी हीटिंग के समाधान के रूप में कार्य कर सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के दिल्ली डिजाइन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर सिंह ने अपनी शोध टीम के साथ रासायनिक ऊर्जा पर काम करने वाली तकनीक से इस समस्या का हल निकाला है, जिसे विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस प्रणाली के सक्रिय ताप तत्व जो है एक्टिव हीटर एलिमेंट में पर्यावरण के अनुकूल खनिजों और लवणों का ऐसा मिश्रण होता है जो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप पानी के संपर्क में आने पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जो किसी भी खाद्य या पेयजल का तापमान 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। इस हीटर का भार केवल 50 ग्राम है, जिससे प्रत्येक हीटिंग के बाद हीटिंग पैड के अंदर बच गए उप उत्पाद यानी प्राकृतिक खनिज को सरलता से निपटान किया जा सकता है। यह खनिज जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने में सहायता करती है। यह 100% बायोडिग्रेडेबल है। दूरस्थ स्थानों विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के तापीय ऊर्जा हीटिंग स्रोतों की कमी और बिजली स्रोतों तक अनिश्चित पहुंच के कारण कई लोगों को असुविधा होती है। आगे देखेंगे ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन। इसके बारे में तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन तथा ड्रोन यात्रा एवं स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अनुराग ठाकुर ने चेन्नई के गरुड़ एरोस्पेस के विनिर्माण इकाई में 1000 नियोजित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया तथा गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य 777 जिलों में विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की प्रभावकारिता को शिक्षित और प्रदर्शित करना है। गरुड़ एरोस्पेस में ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 की मदद से प्रभावी कृषि तकनीकों के साथ हमारे किसानों को मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे है दोस्तों, आगे है आपका गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा है कि ड्रोन यात्रा किसानों के लिए तकनीकी को अधिक समझने में मदद
करेगी और उसे फसल उगाने के बारे में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगी। गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप है जो ड्रोन तकनीक में काम कर रहा है। इसके ड्रोन सेंसर, कैमरे और स्प्रेयर से लैस हैं और खाद्य फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। फसल के नुकसान को कम करने तथा हानिकारक रसायनों के लिए किसानों के जोखिम को कम करते हैं। आगे आपका चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण। इसके बाद देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एमिरेट्स लूसर मिशन के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रयान राशिद रोवर का 11 दिसंबर 2022 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। यह चंद्रयान अप्रैल 2023 के आसपास चांद पर पहुंचेगा। राशिद चंद्रयान अत्यधिक मूल्यवान डाटा और छवियां प्रदान करने के साथ ही सौर प्रणाली की उत्पत्ति और हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डाटा का संग्रह भी करेगा। आगे है मिशन 7 प्रमुख मील के पत्थर लॉन्च और अर्ली ऑर्बिट, क्रूज फेज, लैंडिंग फेज, डिप्लॉयमेंट, कमीशनिंग एवं ड्राइविंग ऑफ पेज तथा नॉमिनल सरफेस ऑपरेशन से गुजरेगा। यूएई द्वारा किया गया यह महत्वाकांक्षी मिशन चंद्र सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा, जिससे चंद्र मिट्टी, सतह संरचनाओं के तापीय गुण और चंद्र फोटो इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एमिरेट्स लूनर मिशन। इसके बारे में देखेंगे तो यह MBRSC द्वारा शुरू की गई नई 2021 से 2031 रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राशिद का विकास और प्रक्षेपण शामिल है, जो आधुनिक दुबई के निर्माता स्वर्गीय शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के नाम पर पहला अमीराती चंद्र रोवर है। विश्व के सबसे कॉम्पैक्ट रोवर में से एक के रूप में संदर्भित होने के नाते राशिद रोवर को मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर टीम की अमीराती इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। आगे देखेंगे स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देखेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक प्रकार के एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन की उड़ान के परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है। यह ब्रीथिंग इंजन का कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली की एक तकनीकी कुंजी है। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल को विकसित करने में मदद मिलती है। आगे देखेंगे ये इंजन व्हीकल को ले जाए जाने और प्रोडक्ट को लगभग 70% को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रणालियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका लॉन्च व्हीकल के कुल द्रव्यमान का 86% लॉन्च वाहन में प्रोडक्ट द्रव्यमान है। वह प्रोडक्ट में से 70% ऑक्सीकारक है। आगे देखते हैं दोस्तों एयर ब्रीदिंग इंजन के बारे में देखते हैं तो ऐसा इंजन जो ईंधन जलाने के लिए अपने परिवेश में वायु ग्रहण करता है। सभी एयर ब्रीदिंग इंजन आंतरिक दहन इंजन होते हैं, जो सीधे ईंधन को जलाकर वायु को गर्म करते हैं। परिणामी गर्म गैसों को प्रोडक्ट नोजल के माध्यम से प्रोडक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। इस इंजन में हवा को संपीड़ित कर तथा ईंधन के साथ मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है और निकास गैस के रूप में बाहर निकाला जाता है। परमाणु संलयन ऊर्जा, इसके बारे में देखते हैं तो 13 दिसंबर 2022 को अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है, जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1 किलोग्राम संलयन ईंधन में 1 किलो कोयले, तेल और गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा होती है। कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पहली बार परमाणु फ्यूजन के लिए इस्तेमाल की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्पादित की है। नेशनल इग्निशन
फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया, जिसके चलते सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा कार्बन की एनर्जी का उत्पादन किया गया है। आगे है, परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सब कुछ सही रहता तो जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल पर अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है। नाभिकीय संलयन संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत है और असीम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती है। यह प्रक्रिया जो है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न अत्यधिक दबाव के कारण प्रारंभ होती है। इस तकनीक के तहत कई छोटे नाभिकों को एक बड़े नाभिक के संयोजन से होता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह विखंडन की विपरीत प्रक्रिया है जिसमें भारी आइसोटोप्स विभाजित होते हैं। आगे आपका हकातू आर मिशन के बारे में देखेंगे तो जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने हकातू आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एमोन लॉन्च किया है। इसके बाद देखते हैं, यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। हकातो आर नाम का सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है, जिसका जापानी लोक कथाओं में चंद्रमा पर रहना बताया जाता है। एमोन लैंडर जो है जापान की जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी से 2 रोबोटिक्स रोबोट, 2 पहियों वाली नारंगी आकार के उपकरण और यूएई द्वारा दुबई शाही परिवार के संरक्षक राशिद के नाम पर एक 4 पहिया रोवर तैनात करेगा। अभी तक मात्र अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर रोबोट पहुंचाने में सफल हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, इसमें जापानी कंपनी एनजीके स्पार्क प्लग कंपनी द्वारा बनाई गई एक प्रयोगात्मक सॉलिड स्टेट बैटरी भी होगी। यह पृथ्वी से 1.6 मिलियन किलोमीटर 10 लाख मील की चंद्रमा की ओर यात्रा कम गति और कम ऊर्जा वाले प्रक्षेप वक्र पर कर रहा है, जहां यह लूपिंग रिटर्न करने के बाद अप्रैल के अंत तक पहुंच जाएगा। इसका उद्देश्य जो है एटलस क्रेटर के नीचे उतरने से पहले जल के भंडार खोज करना है, जो चंद्रमा के निकट के हिस्से के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और 87 किलोमीटर यानी 54 मील से अधिक चौड़ा और 2 किलोमीटर मतलब 1.2 मील से अधिक गहरा है। आगे जापान ने नासा के साथ 2025 से चंद्रमा पर पेलोड भेजने के लिए एक अनुबंध किया है, जिसका उद्देश्य 2040 तक अस्थायी रूप से कर्मचारियों वाली चंद्र कॉलोनी बनाना है। कौशल मंत्रालय और इसरो समझौता, ये क्या है तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एमएसडीई और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष विभाग के तकनीकी कर्मियों को उत्पन्न करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय आगामी 5 वर्षों में इसरो के 4000 तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ने बेंगलुरु, मुंबई और त्रिवेंद्रम में इसरो तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मियों के कौशल को उन्नत करना और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में योगदान देना है। इसमें मुख्यालय स्थित सीबीपीओ के निदेशक सुधीर कुमार ने एनसीटीआई बेंगलुरु में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु स्थित एनसीटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाइड्रोलिक्स के विषय पर औद्योगिक हाइड्रोलिक और नियंत्रण पाठ्यक्रम से शुरू किया गया है। मुंबई स्थित एनएसटीआई ने औद्योगिक स्वचालन ऑटोमेशन पाठ्यक्रम और त्रिवेंद्रम स्थित एनसीटीआई ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाठ्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में देखते हैं तो भारत ने 15 दिसंबर 2022 को उड़ीसा के तट पे अब्दुल कलाम द्वीप से
अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक है। कितना है? 5000 किलोमीटर है। और यह परीक्षण चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच देश की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देता है। अग्नि प्राइम अग्निपी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी रूप से विकसित हुई नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का अक्टूबर 2022 में उड़ीसा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल जो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न युद्धक सामग्री आयुध को पहुंचाने में सक्षम है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मोरमू गाँव के बारे में देखेंगे तो P-15 स्टेल गाइडेंस प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोरमू गाँव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम गोवा मुक्ति दिवस के पूर्व संध्या 18 दिसंबर 2022 को मुंबई के नौसेना डकयार्ड में हुआ। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने डिजाइन तथा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इस शानदार पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन जो है 7400 टन है। इसे भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जा सकता है। पोत को शक्तिशाली 4 गैस टर्बाइनों की गति मिलती है जो COGAG के पैमाने के हैं। 30 समुद्री मील तक गति को पकड़ने वाले इस पोत को रडार भी आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। इस पोत का नाम पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोदी शहर गोवा के नाम पर रखा गया है। मोरमू गाँव को नौसेना में शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुंच और कामकाजी में बढ़ोतरी होगी तथा वे हिंद महासागर और उसके आगे के समुद्री क्षेत्र में अपना दायित्व और भूमिका निभाने में सक्षम होगी। आगे है आपका प्रचंड। हाल ही में स्वदेश में विकसित बहुभूमिका वाले हल्कू लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। यह उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में संचालन के लिए उपयुक्त है। इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 550 किलोमीटर तक दूरी बिना रिफिलिंग के पूरा कर सकता है। राजस्थान में जोधपुर वायुसेना केंद्र पर आयोजित समारोह में इस हेलीकॉप्टर को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। LCH को भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले बंकर बास्टिक ऑपरेशन, जंगलों और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ साथ जमीन पर सैन्य बलों की मदद करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है। भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का विचार पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद आया था। नोट, जो तेजस है आपका सबसे हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। आगे है आपका H1 अभियान के बारे में हम लोग देखते हैं तो भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान का शुभारंभ जो है 2024 की चौथी तिमाही में करने का लक्ष्य है। गगनयान के अंतर्गत मिशन 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन तीनों मिशनों में G1 और G2 दो जो है मानव रहित होंगे, जबकि H1 जो है आपका एक मानव युक्त मिशन होगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी की चक्कर लगाएगा। गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों को GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोशन में सक्षम हैं। BF7 इसके बारे में देखेंगे तो चीन के कोरोना संक्रमण की नई लहरों के जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7
के 3 मामले देश में पाए गए हैं। ओमिक्रॉन जो है नवंबर 2021 में दक्षिणी अफ्रीका में पहचाना गया था। डेल्टा B.1.617.2 वर्ष 2020 के अंत में भारत में उभार और दुनिया भर में फैल गया। अर्नाला के बारे में देखें तो पहली पनडुब्बी रोधी जहाज है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित है। 20 दिसंबर 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च। स्वाट देखेंगे तो सर्वेस्ट वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन है जो 16 दिसंबर 2022 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी योगदान से इसका प्रक्षेपण किया गया है। स्वाट पहला उपग्रह मिशन है जो पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी का निरीक्षण करेगा। आगे देखेंगे 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ इस वर्ष 21 जून 2022 को संपूर्ण विश्व भर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। भारत में 21 जून 2022 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी की है। वर्ष 2022 के लिए योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखा गया है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है जिसका सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर की चेतना से मिलन या एकजुट होना है। भारतीय संस्कृति और परंपरा के नियमानुसार ग्रीष्म संक्रांति के पश्चात सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। 21 जून के दिन सूर्योदय जल्दी होता है और देर से अस्त होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के संबोधन में विश्व में योग की महत्ता उजागर करते हुए उसकी वास्तविक पहचान दिलाने हेतु विश्व योग दिवस घोषित किए जाने के संबंधित मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री की इस अपील के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों की इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें 177 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर कर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सर्वप्रथम वर्ष 2015 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। यम योग ऐप जो विश्व एक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद करने का प्रयास करता है। यह ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आयुर्वेद योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के परस्पर सहयोग का परिणाम है। आगे देखेंगे भारत के वर्तमान आयुष मंत्री जो हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। अगला है जो दोस्तों टॉपिक वो है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वीडियो खुद 1.5 घंटे का हो गया, लंबा वीडियो हो गया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे इसे लगाइएगा ज़रूर। आप लोगों के लिए इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ हेल्प मी। मैं आप लोगों को इतना मतलब समझिए कि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसको बनाने में। आपको फ़ोटो खींचना, फिर उसको कट कॉपी करना, उसके बाद PDF बनाना, फिर आपको यहाँ पे पढ़ाना, तो मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे लिए ही आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।